ये हिस्सा हिंदी साहित्य का इतिहास है। जैसे यही हिंदी कहानी में प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी अगर आएगा तो यहां पर आएगा। जैसे ही आप पेपर 2 में जाएंगे, स्ट्रक्चर सारा यही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा उसमें। बस खंड क है पद्य साहित्य, खंड ख है गद्य साहित्य। जैसे प्रेम मंजूषा पे प्रश्न आएगा तो यहां पर आएगा खंड ख में, क्योंकि गद्य का मामला है ना। पेपर 2 में केवल एक बात ध्यान देने की कि पहला और 5वां प्रश्न जो होता है उसको बोलते हैं व्याख्या का प्रश्न। व्याख्या, एक्सप्लेनेशंस, 5 एक्सप्लेनेशंस आएंगी। खंड क के पहले प्रश्न में जो 5 व्याख्या आएंगी वो कविताओं से आएंगी, और खंड ख के पहले प्रश्न यानी कि 5वें प्रश्न में जो व्याख्या आएंगी 5 वो गद्य से आएंगी। व्याख्या का मतलब क्या होता है? जैसे आपने उपन्यास पढ़ा, गोदान या महाभूष पढ़ा, तो गोदान में से 3-4 लाइनें वहां पर लिखी होंगी या 2 लाइनें लिखी होंगी। आपको 2 काम करने, तो पहचानना है कि कहां से ली गई ये पंक्ति, और फिर उसके बारे में कि इसका अर्थ क्या है, इसमें क्या खास साहित्यिक विशेषताएं हैं, यानी जैसे इसकी भाषा कैसी है, इसमें और क्या प्रभाव है, यह आज के जीवन के लिए प्रासंगिक क्यों है पंक्ति, इस तरह की कुछ बातें जिसको विशेष कहते हैं। वो हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे कैसे लिखना है। बात स्पष्ट हुई? ये जो व्याख्या वाला सवाल है ना, 5 और 5 10 व्याख्याएं। गद्य में आप मान के चलिए कि आप 5 में से 3 या 4 तो आराम से पहचान लेंगे, उसमें कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। एक आध में दिक्कत आ सकती है कभी कभी। तो जो टेक्स्ट आपको पढ़ना पड़ रहा है ना, इसीलिए पढ़ना पड़ रहा है कि व्याख्या पहचान सके। वरना पूरे हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में अगर आपको प्रश्न 1 और 5 न करना हो तो एक भी टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत शायद नहीं है, क्योंकि प्रश्न और उसके उत्तर तो वैसे ही हो जाएंगे। पर व्याख्या के लिए जो टेक्स्ट पहचानना है उसके लिए जरूरी है कि आपने उसको पढ़ रखा हो। हालांकि हम क्या करने वाले हैं, इस बार थोड़ा बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, 2-3 लोग टीम में लगातार उस पर काम कर रहे हैं। जैसे प्रेम मंजूषा होगा उसके बाद मैं आपको एक नोट सा सेट दूंगा कि प्रेमचंद की कहानियों में कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां से व्याख्या आ सकती है। वो पंक्तियां भी होगी, उस पर 125 शब्दों में व्याख्या लिखी भी होगी, वो आपको हम दे देंगे। साथ में सितारे भी बना देंगे, कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि व्याख्या उसी में से है। 10 में से 9 व्याख्याएं आपको मिल जाएंगी वहीं से। आपको हर रचना पर हम व्याख्या क्या दे देंगे कि इसमें कौन कौन सी पंक्ति व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं गारंटी 10 में से 7 या 8 की लूंगा, लेकिन आमतौर पर 10 में से 9 मिल जाएंगे आपको उसमें से। एक आध थोड़ा फंसता है कभी कभी, तो उसके लिए जरूरी है कि आपने पढ़ रखा हो। और भगवान ना करे मान लीजिए एक आ ही गया, कविता में तो बड़ा आसान होता है कभी कभी। जैसे कबीरदास की पंक्ति है, बीच में कबीर ही लिखा हुआ है पंक्ति के बीच में, तो बड़ा आसान हो जाता है। तुलसी को पहचानना, सुर को पहचानना बहुत आसान है। जब उनको पढ़ेंगे ना, आपको संकेत करेंगे कैसे पहचानते हैं, आराम से पहचान में आ जाते हैं। और बिहारी वगैरह पहचान में आ जाते हैं। कविता में दिक्कत नहीं आती, कविता में पहचानने में दिक्कत नहीं, कविता में उसका मीनिंग समझने में दिक्कत कहीं कहीं आती है। गद्य में दिक्कत पहचानने में कभी कभी आती है, स्पेशली अगर ना पढ़ा हो तो। इस बार जो व्याख्याएं आई तो 5 में से 4 गद्य की बच्चों ने आराम से पहचानी। मैंने क्लास में पूछा उनसे, वो आधी लाइन सुनते खड़ाक से पहचान जाते थे, क्योंकि वो पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां होती है ना। एक आध पंक्ति ऐसी फंस सकती है कि आप नहीं पहचान पा रहे, तो ऐसे में क्या करें? 500 में से 490 नंबर का पेपर तो आपकी रेंज में है पूरा, वो 10 नंबर फंस रहे हैं। तो उसका एक तरीका तो ये है कि आप अनुमान करें कि कहां से हो सकती है। आमतौर पर अनुमान ठीक निकल जाता है। ज्यादा सुरक्षित तरीका ये है, मतलब कई लोग तो ये भी करते हैं कि आसपास से खुसर करके पता कर लेते हैं, पर वो सुझाव मैं तो आपको नहीं दे सकता हूँ। ये तो आपको अपनी क्षमताओं और अपने बलबूते ही करना होता है। लेकिन उसमें कई बार नुकसान भी हो जाता है कि आपको लग रहा था कि चिंतामणि है या स्कंदगुप्त है, और आपने आगे वाले से पूछा कहां से है, और उसने हल्का से देखा कि ये कहां से है, ये तुलसीदास से है। आप कह रहे हैं गद्य की है, ये तुलसीदास बता रहा है, ये कैसे हो सकता है? आपने कहा तो गद्य बोला, अरे यार तुलसीदास का ही, हमसे पूछो ना। कह रहे हैं तुलसीदास का है, अपनी कॉपी दिखाई, तुलसीदास लिखा है, उसने तुलसीदास से लिया गया है। उसमें कॉन्फिडेंस इतना चरम है कि आप घबरा गए हैं, और अंत में आपने सोचा ना भाई, इतना कॉन्फिडेंट आदमी देश के प्रधानमंत्री के बाद यही है।
तो मैं इसकी बात खारिज नहीं कर सकता हूं, परंतु आपने लिखा कि यह तुलसीदास जी के उपन्यास से लिया गया है, क्योंकि आप उसके कॉन्फिडेंस से घबरा गए थे ना, और बाहर निकल के आपने किसी को बताया कि मैंने लिखा है तुलसीदास जी के उपन्यास से लिया, तो झापड़ बारा कस के कि इतने दिन पढ़ा, उसके बाद ये करने के लिए गए थे परीक्षा में। तो अगर आप किसी से पूछ रहे हैं ना, तो पहले सुपात्र होना चाहिए व्यक्ति, किसी कुपात्र से मत पूछ लीजिएगा, वरना अच्छा भला सही हो रहा होगा वो भी गलत करवा देगा। उससे ज्यादा अच्छा जो हमने अपने समय में एक आध बार किया, व्याख्या नहीं पहचान में एक आध बार, तो आप प्रसंग लिखिए ही मत, सीधे व्याख्या पे आ जाइए। जैसे कविता है तो प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से ली गई हैं, बात खत्म, लेखक का जिक्र ही नहीं। इन पंक्तियों में लेखक ने भारत की स्वाधीनता से जुड़े हुए प्रश्नों का चित्रण किया है, खत्म। फिर लिखिए व्याख्या, लेखक कहता है, कवि कहता है, कवि ये भी कहता है, कवि वो भी कहता है, अंत में विशेष कवि ने कमाल ही कर दिया है। देखिए जो है सो है, छोड़ो ना भाई। अब यूनिवर्सिटीज में नियम ये है कि व्याख्या वाले प्रश्न में 20% अंक होते हैं संदर्भ और प्रसंग के, यानी 10 में से 2, और बाकी 8 होते हैं कि व्याख्या कैसे लिखी, विशेष कैसे लिखा। तो यदि परीक्षक इस बात को समझता है तो आपके मैक्सिमम 2 नंबर काट लेगा और 8 में से मूल्यांकन कर देगा। 10 में से आप 5 लाते तो 8 में 4 लेंगे, ऐसा भी क्या है। हाँ, कुछ परीक्षक ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इसको तो पता ही नहीं कहां से है, ना ना ना, ये नहीं चलेगा, क्रॉस। कुछ ऐसे भी खड़ूस टाइप के लोग होते हैं, मनहूस टाइप के लोग, जो ऐसा कर देते हैं, लेकिन संयोग की बात है। तो जब कोई मामला फंसे तो क्या लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियां लेखक ने लिखी है, घुमा फिरा के लिखिए और काम चला लीजिए। क्या करें, जब एक आध प्रश्न फंसी गया तो काम तो चलाएंगे, छोड़ना एकदम नहीं है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी लिखेंगे तो कुछ तो मिलेगा, 1 नंबर 2 नंबर कुछ तो मिलेगा। परीक्षक को भी लगता है कि इतना अच्छा पेपर किया है तो 1-2 नंबर दे देते हैं। खाली छोड़ दिया तो वो चाह के भी नंबर दे नहीं पाएगा आपको, उसे नंबर देने का मौका दीजिए। तो कुछ लिख के आ जाइए कम से कम, ताकि 1 2 3 कुछ तो मिले। और हो सकता है कि अंत में वही 1 2 या 3 नंबर आपकी जिंदगी की कहानी लिख दें कि 1 नंबर ज्यादा था इसलिए IAS बन गए, पीछे वाला IPS रह गया, और आप जिले के कलेक्टर हैं, वो SP है, आप उसको आवेश देते हैं उसी 1 नंबर की वजह से। व्याख्या वाला बात समझ में आ गई, पेपर का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। तो जो मैं आपसे कहानियां पढ़ने के लिए कह रहा हूं उसकी मूल वजह व्याख्या वाला प्रश्न है।